चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, लेटेंस दिल्ली के बिल्कुल एक केंद्र बिंदु पर, और मेरे आज के मेहमान भी एक ऐसे सांसद हैं और ऐसे राजनेता हैं जो कि मैं कहूँगा कि अगर सारी राजनीति के नहीं तो अपोजिशन के राजनीति के केंद्र बिंदु हैं। शरद जी, आपका स्वागत है चलते चलते पे। और अभी हमने देखा कुछ दिन पहले कि आपके यहाँ इस लॉन में भारतीय राजनीति का हर आदमी आके बैठा था, हर पार्टी का। तो क्या राज है आपका कि सब इतना प्यार करते हैं? इंक्लूडिंग यू। नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। नहीं, राज ये है कि यूनाइटेड फ्रंट का मैं चेयरमैन यानी कन्वीनर था, फिर यूनाइटेड फ्रंट एनडीए में भी था, जयप्रकाश जी के आशीर्वाद से आया था। तो मुरारजी भाई, जयप्रकाश जी, आपके चौधरी चरण सिंह जेल गए सबसे पहले। यानी लोग 2 बरस जेल गए इमरजेंसी में, मैं 2 बरस पहले से ही बंद हूँ। तो वेटरन है जेल के मामले में। तो शरद जी, अब राजनीति देश की कहाँ चलने वाली है? बिहार का चुनाव हो गया, आपने सब लोग इकट्ठे कर लिए, लोगों ने बड़ी उसमें हमने भी अटकलें लगाई कि अब लगता है नया गठबंधन होने वाला है, अपोजिशन को सब समझ आ वो गया। अभी जल्दबाजी है। हाँ, ये एक बड़ा प्रयास हमने किया था कि जनता दल एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी चौधरी साहब के एक जमाने में। हाँ, तो आपने कोशिश की कि वही दोबारा आ जाए, तो वो ही हो जाए। तो मुलायम सिंह जी के घर पर प्रयास हम लोगों ने किया, और मुलायम सिंह जी दगा दे गए। नहीं, वो उसको दगा नहीं कहना चाहिए, ये बात सफल नहीं हुई। वो इन बातों के ऊपर मैं ज़्यादा आलोचना में जाऊंगा तो फिर देश की एक मजबूत विकल्प खड़ा होना चाहिए। वो इसलिए नहीं सरकार हटाना है। सरकार संतुलित तभी चलेगी जब अपोजिशन, जैसे मान लो मैं लोकसभा में था तो लोकसभा पूरी इकट्ठी रहती थी। हम भारत बंद 2 बार किए, आज कोई नहीं कर सकता। अब जब से राज्यसभा में आया है तो आप देखा होगा कि राज्यसभा में जो है वो मोटा मोटी यूनिटी अपोजिशन की रहती है। उसका कारण है कि मैं यूनाइटेड फ्रंट का भी करता धरता था और एनडीए में भी करता धरता था, तो मेरे संबंध बहुत लंबे बहुत है। तो और जयप्रकाश जी ने मुझे लाया था, तो मुरारजी भाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, इनके पास तो अभी जो आप कांग्रेस से मिले या कांग्रेस को आपने मिलाया अपने गठबंधन में, इससे देश की राजनीति बहुत बदली। क्योंकि एक तो ये कि नीतीश और लालू जो कि कभी मित्र नहीं थे, एक साथ हुए, और दूसरा दोनों कांग्रेस के शुरू से एडवर्सरी थे, कांग्रेस के साथ मिले। तो बीजेपी का इतना खतरा हो गया कि सबको एक साथ होना है? नहीं, वो आम आदमी पार्टी ने सवाल है। जैसे मान लो जिस दीदी ने आपको सपोर्ट किया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कांग्रेस पार्टी थी तो कितने बरस राज किया उसने। राजनीतिक पार्टी बगैर पावर में आए सरवाइव नहीं कर सकती। पहली बार डॉक्टर लोहिया ने आकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन एक लाइन का रखा और समृद्ध सरकार बनाई, नारा दिया नॉन कांग्रेसिज्म का। लेकिन लोहिया के जो विचार है उनको हम जानते हैं। आज देश में जो बीजेपी है वो आज रूलिंग पार्टी है, और कांग्रेस तो जो है वो उसका बुरी हालत है, कहाँ पहुँच गई। तो इसलिए वो जो खतरा पहले थी वो खतरा आज बीजेपी है। इसलिए बीजेपी के साथ मुकाबले के लिए, पर ये बात यानी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर लेकिन संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए पॉलिटिक्स पर में। ये मेरा इंप्रेशन ठीक नहीं है कि जब 2014 में पहली बार जब बड़ा चुनाव हो रहा था तो आप चाहते थे कि एनडीए में ही रहें? नहीं, मेरा प्रयास था कि एनडीए में रहें। मेरा प्रयास था। क्यों था? जब आप नहीं, लेकिन बीजेपी में जो लोगों से मेरी चर्चा चल रही थी तो वो मेरी बात को उन्होंने नहीं माना। मेरी पार्टी में ये फैसला जो है एनडीए से अलग होने का पूरी पार्टी ने किया है, और मेरे प्रयास जब, चूँकि मैं कह रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वो बाद में करो, पहले मत करो, ये बात वो नहीं माने। अब उनकी रणनीति होगी, और जब मेरी पार्टी से मेरे ऊपर जो जिम्मा था जब वो पूरा नहीं हुआ, तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर का चॉइस आपकी जो जाति सोच थी, पर्सनल सोच थी, वो ये थी कि अगर नरेंद्र मोदी भी हों तब भी हमें एनडीए में ही रहना चाहिए कि नहीं? नहीं, ऐसा मेरा नहीं था। मेरा इतना ही था कि चुनाव के पहले किसी को प्रोजेक्ट मत करो। उसके पीछे एक फिलॉसफी मेरी थी, मेरी नहीं मतलब पार्टी की, जो मुझे मैंडेट पार्टीज था, कि यानी जो हालात थे देश में और जो गुजरात में हो गया था, तो हम लोग डरते थे कि भाई यानी यदि इस इलाके से इन लोगों ने चूज़ किया तो फिर हमारा तो ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट है ना,
हम तो इंसान में फर्क तो करते नहीं, कौन धर्म का, कौन जात का, कुछ का। कोई कैंडिडेट नहीं बनाते तो तो फिर आपकी हम कोशिश वही तो- होती कि एनडीए में रहते। नहीं, फिर एनडीए में थे ही हम, आप एनडीए में थे, एनडीए में रहते। तो अभी आपको अफसोस होता है कि एनडीए से टूट गए इतने साल साथ रह के? देखिए, राजनीति में इतने दौर देखे हमने, पर ये एनडीए पहले एनडीए में से के जैसा ही है क्या अलग है? नहीं, बहुत अंतर है। क्या अंतर है? ये अंतर है कि अटल अडवाणी का जो यानी फंक्शनिंग था, वो पूरा अलायंस को लेकर के, और हम लोगों का मिनिमम प्रोग्राम जो है, जिसको नेशनल एजेंडा कहते हैं, वो नेशनल एजेंडा हमारा जो है, वो करार ये था कि जो विवादास्पद मुद्दे, इनके कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज हैं, 370 है, कॉमन सिविल कोड है, मंदिर मस्जिद है, ये परे किए गए थे। हमारे भी कई मुद्दे ऐसे थे जो जिसमें बीजेपी के लोगों को रास नहीं आते थे, वो हमने अलग किए थे। तो नेशनल एजेंडा एक था और उस पर बिल्कुल चले ये दोनों। पर आपको लगता है कि ये लोग वो ऐसे नहीं मानते? नहीं, जो ये अभी का इन इंडिया है। पे हाँ, ये राजनीति में यकीन किया जाता, लंबे समय साथ रहते। जैसे मान लो मैं आपको पहचानूं तो एक इंटरव्यू में नहीं पहचान सकता। हम पॉलिटिकल लाइफ में है तो कई वर्षों तक साथ रहते हैं, तो फिर एक दूसरे को जान जाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसी चल रही है? विपक्ष में है, देखिए, लेकिन ये आप पार्टी- की बड़े हाँ, वेटरन नहीं, हैं, इसलिए मैं बताइए। कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है वो बिखरी हुई है। जी हाँ। एक सरकार जो है, जिस तरह उसको विश्वास लोगों ने दिया था, तो वो सरकार तो दौड़ना चाहिए था ना। 6 महीने में उसको दिखाना चाहिए, जमीन पर दिख जाना चाहिए उसने काम कर दिया। तो ये क्यों बिखरी हुई है? इसलिए कि कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण मैं मानता हूं कि जो अनुभवी लोग हैं उनको इनने छाटा। दूसरी कारण इनका कोई सबसे बड़ा वादा तो इनका था 2 करोड़ 1 साल में रोजगार देंगे, बड़ा वादा था ये। 15 लाख और ये सब तो कहे ये तो इन्होंने, कह दे कि हाँ। लेकिन इनका सबसे बड़ा वादा जो था तो 2 करोड़ रोजगार, और वो 2 करोड़ रोजगार अकेले किसी एक सेक्शन के नहीं हो सकते, वो तो सारे देश के अंदर सारे समाज से निकालना पड़ता है। और वो आ नहीं रहे। और वो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर बेरोजगारी। वो बेकारी और बेरोजगारी है। इस पर कोई सरकार का रोड मैप नहीं है। वे कहते स्किल डेवलपमेंट, अरे भाई स्किल डेवलपमेंट तो 20 साल लगेंगे, आपकी सरकार तो 5 साल की है। हाँ, तब तक क्या करेंगे? इसके अलावा भी कोई कारण है? और एक कारण ये है ना कि लोगों को लग नहीं रहा कि जो इन्होंने कहा वो किया। यानी जैसे मान लो हमारी सरकार है, हम आए वापिस इसलिए कि हम जो कहते थे बिहार में वो हम लेकिन करते थे। नरेंद्र मोदी जी से आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, या आपने जैसा सोचा था वैसे ही हैं, या आप सोचते हैं कि इससे बेहतर कर सकते हैं? नहीं, मैं या उन्हें मानता कोई हूँ, कुछ करने नहीं दे रहा है? नहीं, मैं मानता हूँ कि वो तो जिस तरह से सरकार जो है उसको एक लगाम के साथ चलाए रखने की चीज़ है, वो लगाम घोड़े की भी होती है, घोड़ा खड़ा करने के लिए लगाम नहीं लगाई जाती। और आचार्य रजनी जैसा भाषण करता है ऐसा उनको शौक है। पर आचार्य रजनीश तो अच्छा भाषण करते थे ना? मगर उसका वो निर्गुण भाषण था, उससे क्या नतीजे निकले, क्या बदला देश, क्या हुआ? अच्छा, राजनीति में आदमी जो है वो भाषण कर रही है, उसे एक्शन करना है। एक्शन करना है। दूसरा बताइए। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, जैसे फ्रॉम डे वन पहले दंगे होते थे, लोग इतना परेशान नहीं होते थे। लव जिहाद, घर वापसी, पाकिस्तान जाओ, जो गौ यानी काऊ मीट खाएगा उसको यहाँ जगह नहीं। यानी 1000 आदमी मिलकर के एक मुसलमान को मार रहे हैं, उसका बेटा या भाई जो है वो फौज में है। यानी इस देश में आपने पूरी एक बड़ी आबादी है। मुझे गठबंधन क्यों हमने बनाया, ये मुलायम सिंह यहाँ बैठकर पार्टी क्यों बनाना चाहते थे? अब सब तरह के लोग हमारे पास आते हैं, और जब माइनॉरिटीज़ का यानी अक़लियत के लोग आते हैं तो उनके चेहरे देख करके मुझे मेरा इंसान हाहाकार करने लगता है। डरे हुए हैं? यानी उनके चेहरे से लगता है कि ये इस देश में ऐसी उनकी हालत कैसे हो गई। वो तो गए नहीं थे पाकिस्तान। तो रोज़ जो सोचने और ठीक आदमी है, जो समाज में एक सुकून चाहता है, वो घबराता है। विचार उसका चाहे जो, उसको लगता है कि भाई ये चैन से जीने नहीं देते। लेकिन मोदी जी तो बहुत समझदार हैं, भाई ये देखो, रोक क्यों नहीं पा रहे मैं इसको? आपकी बात को मानता हूँ, उनकी समझदारी को मैं पक्का और मुकम्मल मानता कि जो एमपी है साक्षी महाराज, निरंजन ज्योति, आपके जैसे आपकी बात हो रही थी गिरिराज गिरिराज, जी हाँ।
आप उनके बयान उनने दिया था कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो चला जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान, जी हाँ, जी हाँ। अब यह बताइए कि इस तरह का बयान कभी 68 बरस में हुआ? हाँ। ये MP और MA मिनिस्टर है, ये संविधान की ओथ लिए हुए हैं। पार्टी का क्या काम भाई? यानी पार्टी जो है देश को अनारकी दे जाएगी क्या? जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं, उनका ये भी कहना है कि सिस्टम उन्हें काम नहीं करने दे रहा है। सिस्टम तो उनके हाथ में ही। ये गजब बात कर रहे हो। मैंने कहा कि वो चलाना, जैसे कांग्रेस पार्टी नहीं जानती है कि अपोजिशन कैसे करते हैं, और ये नहीं जानते सरकार कैसे चलाएं। तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है? मैं ये मानता हूँ कांग्रेस पार्टी बनी रहेगी। अच्छा, बनी रहेगी। उसका कारण है जनता दल के बिखराव का। ये बिखरे हुए हैं। लेकिन उसका ये क्या आप उदाहरण देंगे कि उसको अपोजिशन बनना नहीं आता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बात उन्होंने, कई चीज़ जो चलाते हैं वो जिनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो देश में मैसेज देना है, अपोजिशन में हमारी उम्र गुजर गई, जी हाँ। तब हम जानते हैं कि कब मारना है चोट। लैंड एक्विजिशन था, हाँ, उस पर एक स्ट्रोक मारा हमने जी हाँ। कि सारे MPs को, 6 लग गया एकदम। एकदम सारे MPs को मैंने लोगों ने कहा कि आप इकट्ठा करिए। एक दिन पहले मुझे आपके गुलाम नबी जी बोले कि सोनिया जी आना चाहती है। मैंने कहा बुलाओ। हम लोग राष्ट्रपति के यहाँ मार्च किए हैं। उसी दिन बीजेपी धरती में आ गई। हमने ज़्यादा कहीं प्रचार नहीं किया। लेकिन जो GST में किया वो तो गलत किया ना। अभी GST रोक नहीं, के। GST के बारे में ये है कि मैं नहीं मानता कि उसमें रास्ता नहीं निकल सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ NDA के लोग सिर्फ कांग्रेस से बात कर रहे हैं। जो समर्थन कर रहे थे उनसे बात नहीं कर रहे। तो उनसे बात करके वो कैसे, यानी उस काम को कैसे सहायक हो सकते हैं, ये तो उनने एक बार। शरद जी, कांग्रेस गलती कर रही है ना GST को रोक के। नहीं, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को इसमें रास्ता निकालना चाहिए था। और उन्होंने जल्दी करी। हाँ, नहीं, वो उसको रोक करके ठीक नहीं हुआ। और ये नेशनल हेराल्ड वाली कहानी क्या है, इसके बारे में आपको क्या विचार है? मैं कहता हूँ कि इन सब बातों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब नकली लड़ाइयाँ हैं। एक दूसरे पे कीचड़ डाल सकते हो, कपड़े खराब नहीं कर सकते हो आप। उनका विक्टिमाइजेशन हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। वो तो अपने आप उसमें भी ठीक होगा। हमारे ऊपर हवाला, हाँ, अडवाणी के ऊपर चला। हमने दोनों ने इस्तीफा दे दिया और हम तब आए पार्लियामेंट में जब हम बरी हो गए। तो इस हिसाब से लगता है कि जेटली जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। ये जो DDCA का चल रहा नहीं, है। मैं ये नहीं मानता। ये लड़ाई इसमें बोलते ही नहीं हूँ। ये जो लड़ाई हो रही है, हाँ, उसको मैं अप्रिय मानता हूँ। यानी मन की लड़ाई नहीं है कि हम आर पार ही कर देंगे। इसमें आर पार चल रही है, इसलिए मैं तो कभी उसमें बोला तो नहीं। उनका उन्होंने रेड किया, उनके सेक्रेटरी के ऊपर बहुत गुस्सा है, इसलिए वो फिर DDCA पे बहुत शोर कर रहे हैं। नहीं, आपके तो साथी हैं, आपके मदद भी की उन्होंने चुनाव में। आप अरविंद केजरीवाल को इस समय क्या एडवाइस देंगे? देखिए, मैंने तो पढ़ा ही नहीं उसमें। ये मामूली बात नहीं है। मैं इस तरफ भी बोला ना, उस तरफ बोल रहा हूँ। और उनको और सलाह क्या आपने देंगे? आपसे पहली बार मैं इस पर बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक, यानी एक जो सभ्य तरीके से लड़ाई होती है, उसमें बहुत ज़्यादा खींच करके लड़ाई हो गई है। तो आपको लगता है कि अरुण जेटली ने पैसे खाए होंगे DDCA में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ना, उससे ज़्यादा अभी इसमें बोलूँगा नहीं, चूँकि मुझे एक व्यापक, जो है ना, एक कारगर तरीके से अपोजिशन खड़ा करना। आप बड़े डिप्लोमेटिक हो गए शरद जी। ये तो लोहियाइट बात दी हुई। लोहियाइट लोग तो साफ बोलते हैं। नहीं, वो लोहियार हम बड़ा फर्क है। नहीं, लेकिन आपके चेहरे से मुझे लगता है और आपकी बातों से कि आप नहीं मानते, कि आप सोचते हैं कि ये कहना कि उन्होंने DDCA में पैसे खाए बार बार और इस्तीफा दो, ये कीचड़ उछालने के ऊपर है, जो आपने कहा प्रियता के। ना, अपनी मतलब है ना, मैं मानता हूँ कि ये लड़ाई जो है वो ठीक नहीं हुई। ठीक नहीं हुई।